हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट का लेसन नंबर 2, जिसको कहते हो आप वैद्युत तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम जो है पूरी फिजिक्स अपलोड करेंगे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के पहले, तो मैं अपने प्रॉमिस पर बिल्कुल अडिग हूँ। तो एक सेकंड में बस थोड़ा सा 2-3 वीडियो और बचा हुआ है जाने के लिए, और उसके बाद फर्स्ट का एक चैप्टर कंप्लीट ही हो गया है। बाकी बचे आपके मात्र 11 चैप्टर, जो कि अगले 15-16 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप अच्छे से बस केवल वीडियो को देखते रहिए और फिजिक्स की तैयारी करते रहिए। ठीक है, अच्छा सा अंक अर्जित करिएगा, और कितना अंक पाते हो आप एग्जाम में वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके साथ पढ़ाई कर सके। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना है आज वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स फ्लक्स तथा गॉस की फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, जो कि अपनी इकाई सेकंड है। इकाई सेकंड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय को पढ़ने से पहले कुछ चीजों का जानना अति आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहले है क्षेत्रफल सदिश। सबसे पहला क्या है? क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, तो आइए आज हम जानेंगे क्षेत्रफल सदिश कहते किसको है, व्हाट इज क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, क्षेत्र एरिया वेक्टर क्या है, इसको आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। ठीक है, कोई क्षेत्रफल है, कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास ये है पृष्ठ। ठीक, तो इसका ये लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल होगा उसको आप लोग क्षेत्रफल कहते हो। ठीक है, तो अगर जो है कोई जो है हम सदिश, इसके क्षेत्रफल के ये जो तल है इसके ठीक लंबवत ऐसे जैसे मार्कर है, ऐसे मैं खींचू और इतना लंबा खींचू कि सदिश का जो परिमाण है ना, इस क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर हो जाए और सदिश इसके तल के अभिलंबवत हो, तो ये जो सदिश हमने खींचा है इसी सदिश को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश राशि नहीं है, और क्षेत्रफल सदिश लिखा है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्षेत्रफल सदिश राशि है। क्षेत्रफल का सदिश खींचना है आपको, और वो सदिश होता कैसे है? जैसे ये आपका कोई क्षेत्रफल हो गया, ये क्या हो गया? आपका कोई क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और इस क्षेत्रफल का जो एरिया है वो मान लीजिए कितना है? वेक्टर ए है। इस क्षेत्रफल का परिमाण कितना है? ए है। तो इस क्षेत्रफल के तल के लंबवत हम जो है, इस क्षेत्रफल के तल के लंबवत हम एक सदिश खींचेंगे, एक सदिश खींचेंगे जिसका जो परिमाण है यानी कि जो हाइट है वो कितना होगी? ए हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो स्थल के अभिलंबवत हो जाएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ए एन कैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए एन कैप, जहां एन कैप क्या है? एकांक सदिश है जो कि दिशा रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए क्या है? परिमाण है जो कि इस क्षेत्रफल के परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश को डिफाइंड कैसे करेंगे? तो किसी क्षेत्रफल के तल के अभिलंबवत खींचा गया वह सदिश जिसका परिमाण क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर होता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? किसी क्षेत्रफल के तल के अभिलंबवत खींचा खींचा गया वह सदिश जिसका परिमाण क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर हो, जिसका परिमाण क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर हो, और दिशा, और वो तो क्षेत्रफल के तल के अभिलंबवत खींचा ही है।
ठीक है, तो जिसका परिमाण क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर हो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो किसी क्षेत्रफल के तल के विलंबवत खींचा गया हुआ सदिश जिसका परिमाण क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर हो क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक एरिया हो गया जिसका परिमाण कितना है, ए है, तो ए लंबाई का एक जो है हम क्या खींच देंगे, सदिश खींचेंगे, और वो इस तल के, इस क्षेत्रफल के तल के लंबवत होगा, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन कैप, जहां ए क्या है, सदिश का परिमाण है, और एन कैप क्या है, एकांक सदिश, अर्थात इसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है कैसे है, किस दिशा में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल सदिश। नेक्स्ट टॉपिक है कोण। नेक्स्ट टॉपिक है कोण। तो कोण जानते हो ना, कोण जानते हो ना कि कोई वृत्त है, ठीक है, तो उसके पृष्ठ पर उपस्थित, उसके परिधि पर उपस्थित किन्हीं दो बिंदुओं को उसके केंद्र से मिला दिया जाए, तो यहाँ पे उसकी चाप द्वारा यहाँ पे कोण बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को केंद्र पर, केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और इसको किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हो। और आपने पढ़ा है ना कि थीटा बराबर चाप की लंबाई, चाप का मतलब ये, ठीक है, जैसे ए है और ये बी है, तो क्या हो जाएगा, चाप ए बी की लंबाई बटे ये रेडियस आर है, तो बटे त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, और जब संपूर्ण कोण की बात करें, संपूर्ण कोण, तो संपूर्ण कोण, ठीक है, तो संपूर्ण कोण का क्या हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू संपूर्ण चाप, संपूर्ण चाप इसके परिधि के बराबर हो जाएगा, और वृत्त के परिधि क्या होती है, 2 पाई आर बटे आर से आर कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई, और कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण। ठीक है, जब बात होगी संपूर्ण कोण की। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम आगे चलते हैं और हमको पढ़ना है घन कोण। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब आपको पढ़ना है घन कोण। ठीक है, तो देखिए घन कोण क्या है, घन कोण, ठीक है, सॉलिड एंगल। घन कोण क्या है, सॉलिड है, सॉलिड का मतलब ठोस। ठीक है, तो किसी ठोस गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को ही क्या बोलते हैं, किसी ठोस गोलीय पृष्ठ के द्वारा या किसी गोले के पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को ही क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। ठीक है, और इसका समीकरण क्या है, जैसे मान लो एक गोला हो गया, ये मार्कर लाइट हो गया, ये क्या हो गया, एक गोला हो गया। ठीक है, और इस गोले के पृष्ठ पर यहाँ पे एक छोटा सा गोला है, जैसे गेंद है ना, गेंद के ऊपर एक छोटी सी बूंदी रखो। ठीक है, तो उसके पृष्ठ पर यहाँ पे एक छोटा सा गोला है, और इस गोले के पृष्ठ पर उपस्थित, यानी परिधि पृष्ठ पर उपस्थित इन बिंदुओं को हम क्या कर दें, इस बड़े वाले गोले के केंद्र से मिला दें। ठीक है, तो इनके बीच क्या हो जाता है, यहाँ पे एक एंगल बन जाता है। इसी कोण को ही हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ठीक है, और इसको लिखते किससे हैं, तो इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे लिखना है आपको, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। ठीक है, तो यहां पे होता है घन कोण, घन कोण, घन कोण बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिस पृष्ठ के द्वारा यहाँ पे कोण बना है,
जिस पृष्ठ के द्वारा यहाँ पे ये सॉलिड एंगल बना हुआ है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जैसे पूरे गोले का क्षेत्रफल a है और इसके छोटे हिस्से का क्षेत्रफल कितना है, dA है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तो यहाँ पे घन कोण ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटे से पृष्ठ के द्वारा अंतरित कोण है तो छोटा कोण जिसको लिखेंगे d ओमेगा से, d ओमेगा इज इक्वल टू पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, dA अपान क्या हो गया, r स्क्वायर। ठीक, संपूर्ण घन कोण की बात करें, संपूर्ण घन कोण, तो संपूर्ण घन कोण की बात करें तो इसको ओमेगा से लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर। ठीक है, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे में क्या है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 4 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 पाई, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है इसका मात्रक। ठीक है, 4 पाई स्टेरेडियन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो तब की बात है जब जो है इसका जो क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी इसी डायरेक्शन में, और इसके यहां से खींचा गया त्रिज्य सदिश भी एक ही डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला आता है। ठीक, अगर मान लो कि क्षेत्रफल सदिश त्रिज्य सदिश दोनों एक दिशा में ना हो, ठीक है, तो इस चित्र को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, और नेक्स्ट टॉपिक है यदि क्षेत्रफल सदिश और त्रिज्य सदिश, यदि क्षेत्रफल सदिश और त्रिज्य सदिश एक ही दिशा में ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं, मार्कर चल नहीं रहा है, थोड़ा सा वेट करिएगा। पड़ गया। ठीक है, तो क्या करना है, यदि क्षेत्रफल सदिश और त्रिज्य सदिश एक ही दिशा में ना हो, मतलब ऐसी कंडीशन बन जाए, कैसी, ये क्षेत्रफल है आपका, ठीक है, और इसका त्रिज्य सदिश इधर की ओर ऐसे, ठीक है, इसका केंद्र कहाँ पे आ रहा है, तो इसका जो केंद्र है वो यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे इसका केंद्र है। ठीक है, तो ये केंद्र O हो गया, और इसका जो त्रिज्य सदिश खींचेंगे तो यहाँ से गुजरता हुआ इधर जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर R, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R, और इसका जो क्षेत्रफल है वो इस डायरेक्शन में है, जहां से इसका क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे तो वो इधर खींचेगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर DA हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश इस इधर है, त्रिज्य सदिश उधर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या करेंगे, तो देखो हमने ये सूत्र कब के लिए बना के रखा है, जब जो है क्षेत्रफल सदिश और त्रिज्य सदिश दोनों सेम डायरेक्शन में हो, वेक्टर डीए भी इसी डायरेक्शन में हो, और इसका त्रिज्य सदिश भी क्या हो, वेक्टर आर भी इसी डायरेक्शन में हो, तब के लिए हमने ये सूत्र बना के रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इस क्षेत्रफल सदिश का कौन सा घटक त्रिज्य सदिश की दिशा में है, उस घटक को पुट करेंगे इस फार्मूले में। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो घन कोण होगा, ऐसी कंडीशन में जो घन कोण होगा वो हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डीए है ना, तो डीए का थीटा कोण पे घटक कितना हो जाएगा, डीए कॉस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डीए कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसका इस दिशा में जो घटक आएगा वो कितना आएगा, डीए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो डीए के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे, डीए कॉस थीटा पुट करेंगे। ठीक है, बटे में क्षेत्रफल, इसका त्रिज्य सदिश कितना है, वेक्टर आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के लिए जो घन कोण का सूत्र है वो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा
इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इस कंडीशन में यदि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, फिर डी ओमेगा इज इक्वल टू मिलेगा आपको डी ए इंटू कॉस 0 का मान 1 अपॉन आर स्क्वायर, और फिर से आपको मिल जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन पढ़ा है ना, कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक है, तो चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए आगे चला जाए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, पर आप लोग पढ़ नहीं रहे हो कायदे से। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छा अच्छा अंक अर्जित कीजिए भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई क्या है वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र है आपका, ठीक, क्या है कोई वैद्युत क्षेत्र है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में ना ये जो बल रेखाएं खींची गई है, ये क्या है, क्षेत्र रेखा है, ठीक है। इसी क्षेत्र रेखाओं की जो माप होती है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, ठीक। तो जितनी क्षेत्र रेखा है उसी की माप को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत 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 वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई नहीं, काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, खींची गई नहीं होता, अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। या ऐसा कह सकते हो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और इसको हम पता कैसे करेंगे कितनी संख्या है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ये क्या है, कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, और इससे ये क्षेत्र रेखा गुजर रही है ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ से गुजर रही है, इस पार से ऐसे आ रही हैं और इसको पार करती हुई भेजती हुई ऐसे निकल जा रही है, ठीक है। और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी, तो वेक्टर ही है, और इस वाले क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश है वो कितना है, वेक्टर ए, कितना है, वेक्टर ए है। तो इन दोनों के अदिश गुणन को ही हम यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। इन दोनों के अदिश, देखो ये है क्या, एकांक क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है, ये क्या है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है ई अपना,
और उसमें अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल से गुणा कर दें तो हमको पता चल जाएगा ना संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल है वो अदिश राशि है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, वो वैद्युत फ्लक्स है वो संख्या, और संख्या सदिश राशि होता है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स को हम लिखते हैं कितने से, फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, फाई से। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको फाई ई से लिखेंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू हो क्या जाएगा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित बल रेखाओं की संख्या इनटू इनटू संपूर्ण क्षेत्रफल, तो वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये संख्या इसलिए डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, सदिश राशि होता तो क्या निकालते, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते। ठीक है, और यहां से मिलेगा आपको फाई इज इक्वल टू ई ए है। ठीक है, तो इसको ई डॉट ए को हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ई का मात्रक क्या होता है, कल ही बताया था ना, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम इनटू ए है, तो ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इनटू मीटर स्क्वायर कर देंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा छोटा सा क्षेत्रफल हो तो छोटे क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इसको कैसे लिखेंगे, तो उसको छोटे से क्षेत्रफल से थोड़ा सा फ्लक्स निकलेगा जिसको हम लिखेंगे डी फाई से, तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और जिसको आप लिखोगे क्या, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, क्या लिखोगे, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, और डी हटाएंगे इधर का तो उधर इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो आपको मिलेगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। इस सूत्र का ना हम बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका बीमा निकाल लिया जाए। तो फाई ई यानी कि वैद्युत फ्लक्स की बीमा, मात्रक तो जान ही गए हो आप। ठीक है, बीमा निकाल लेते हैं इसकी, बीमा। ठीक है, तो मात्रक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम जान ही चुके हो, बीमा निकाल लो। तो न्यूटन की बीमा क्या होती है, न्यूटन मतलब बल एम एल टी माइनस 2 इनटू मीटर स्क्वायर है ना, तो इसकी बीमा क्या होती है, L2 होती है। इसकी बीमा क्या होती है, L2 होती है, और बटे में सी कूलाम है तो कूलाम की बीमा 80 होती है। ठीक, और सॉल्व करेंगे तो m है तो m रहेगा। ठीक है, l की घात 1 और 2, यहाँ पे 2 1 3 हो गया, ml3 हो गया, t की घात 1 है नीचे ऊपर आएगा तो -1 -2 पहले से तो माइनस का 3, ml3t -3, और a की घात 1 है ऊपर जाएगा तो -1 a -1, ये बीमा प्राप्त हो जाएगी वैद्युत फ्लक्स की। ठीक है, तो चलिए ये हो गया वैद्युत फ्लक्स और उससे संबंधित कहानी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चला जाए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं। ठीक है, विशेष स्थिति। ठीक है, तो विशेष स्थिति में नंबर 1 हो जाएगा, यदि थीटा बराबर 0, यदि थीटा बराबर क्या हो, 0 होते यहाँ पे पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई ए इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आपको मिलेगा फाई इज इक्वल टू ई ए का नाम ई ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है आपको, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री होते यहाँ पे 90 पुट कर देंगे तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, और गुणे कॉस 90 का मान 0, तो क्या मिलेगा आपको, फाई ई इज इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि थीटा कितना हो, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो यहाँ पे पुट करेंगे फाई ई
इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 कॉस 180, तो फाई इज इक्वल टू मिलेगा आपको ई ए इंटू कॉस 180 की वैल्यू -1, तो फाई इज इक्वल टू -1 का गुणा ई ए में करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। ठीक है, और जिसका मात्रक क्या है आप अभी अभी निकाल चुके हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो ये होता है विशेष स्थिति, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं हम। चलिए, तो अब हमको पढ़ना है गॉस का नियम। क्या पढ़ना है, सॉरी, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो देखो हमने ये पता किया कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है, और आपको ये पता ना कि जब किसी क्षेत्र में वैद्युत आवेश रखा हो तो उससे चारों ओर बल रेखाएं निकलती हैं और उसी की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, कितनी बल रेखा निकल रही, तो गॉस ने अपने नियम में या प्रमेय में ये बताया कि उसको काउंट कैसे करेंगे, कितना निकल रहा है, इसी चीज को गॉस ने क्या किया, बताया हुआ है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस ने क्या कहा कि जो आपके पास ये आवेश है, चाहे वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, ठीक है, जैसे धन आवेश है और ये आपका एक ऋण आवेश है, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, सबसे पहले जो आवेश है आपके पास, उस आवेश को आप जो है एक बंद पृष्ठ में पैक कर दो। ठीक है, तो इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ खींच दो आप। ठीक है, इन आवेशों के चारों ओर क्या कर दीजिए आप, एक बंद पृष्ठ खींच दीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, ऐसे। तो इस धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं, आप सभी जानते हो, ऐसे करके सभी दिशाओं में। ठीक है, ऐसे। और इस ऋण आवेश में आके प्रवेश करती हैं सभी दिशाओं से बल रेखाएं। अब ध्यान से देखो, अगर आप बंद पृष्ठ खींच दोगे तो जो बल रेखा चाहे वो आवेश में आके प्रवेश कर रही हो चाहे आवेश से दूर जा रही हो, ठीक है, वो इस पृष्ठ को पार करेगी कि नहीं करेगी, पार करेगी ना, इस पृष्ठ को पार करेगी। तो गॉस ने कहा कि इस पृष्ठ से अब आपको जो है इससे निकलने वाली रेखाओं को गिनने की जरूरत नहीं है, जो पृष्ठ से गुजर रही है आप उसी को काउंट कर लो, बस हो गया काम तमाम। ठीक है, तो गॉस के अनुसार गॉस ने कहा कि काउंट कितना करना है आपको, कैसे करना है, तो उन्होंने कहा कि इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखा है या वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, तो गॉस ने क्या कहा कि किसी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली या वाला वैद्युत फ्लक्स वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर रखे आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। ठीक, अर्थात जैसे इस पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो फाई है, कितना है, फाई है, तो इज इक्वल टू पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखा है, क्यू, तो इस क्यू के ना 1/ε0 गुने के बराबर होता है, तो क्यू गुणे 1/ε0 कर देंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू एकन्नम क्यू अपान ε0। ये होता है गॉस की प्रमेय का फार्मूला। ठीक है, और ये जो पृष्ठ खींचा है ना हमने, ये जो काल्पनिक पृष्ठ खींच के रखा है, इसको बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, और इस गॉसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताएं हैं, गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। ठीक है,
तो गॉसियन पृष्ठ की पहली विशेषता ये है कि ये ओपन नहीं होना चाहिए कहीं से, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ की पहली विशेषता क्या है कि यह एक बंद पृष्ठ है, यह एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसकी आकृति ना आवेश की आकृति के सममित तो होनी चाहिए, जैसा आवेश है वैसा ही आकृति होना चाहिए, ठीक है। इसकी आकृति आवेश के आकृति के सममित होती है, सममित होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे आवेश बिंदु स्रोत है तो इसके लिए गॉसियन पृष्ठ गोलीय हो जाएगा, आवेश रेखा स्रोत है तो इसके लिए गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार हो जाएगा, ठीक है। तो आवेश की जैसी आकृति है ठीक वैसे ही आकृति का क्या खींचना है, गॉसियन पृष्ठ खींचना है, ठीक। तीसरा पॉइंट, गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। जैसे ये आवेश है, इससे इतना दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आपका जो गॉसियन पृष्ठ है वो इस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए, ठीक है। तो गॉस के अनुसार जो है गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये हो गई गॉसियन पृष्ठ की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, और ये हो गया आपका गॉस का प्रमेय, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो आइए हम थोड़ा सा गॉस के नियम की उपपत्ति पढ़ लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की कहानी, ठीक है। तो एक वीडियो आ रहा है इस चैप्टर की, फिर ये भी समाप्त हो जाएगा आपका। न्यूमेरिकल बच रहा है उसको भी मैं करवा दूंगा। तो देखिए गॉस की प्रमेय है, और इससे जो है गॉस की प्रमेय की उपपत्ति, गॉस के प्रमेय की उपपत्ति, ठीक है। गॉस के प्रमेय की उपपत्ति, इसको पढ़ना है हम लोगों को। तो गॉस की प्रमेय की उपपत्ति करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे एक बिंदु आवेश रख लेते हैं क्यों, और इससे ठीक आर दूरी पर एक बिंदु ले रहे हैं, कितना P, कितनी दूर पर है, आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे, यहाँ से गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे जिसका परिमाण कितना है dA, ठीक है। और इसका मान लेते हैं कि त्रिज्य सदिश इधर है, सॉरी इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो कुछ इधर की ओर है, त्रिज्य सदिश इधर की ओर, क्योंकि ऐसे आएगा त्रिज्य सदिश, तो वेक्टर r हो जाएगा और ये वेक्टर dA की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ इस dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, dA से, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो कितना हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। आप जानते हो ना d फाई इज इक्वल टू होता है EDA cos थीटा, d फाई इज इक्वल टू क्या होता है, EDA cos थीटा होता है, ठीक है। EDA cos थीटा होता है, d फाई इज इक्वल टू, और आगे चलिए, और आपने बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ा है ना, इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर। पुट करिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपान आर स्क्वायर। पुट करो जरा, तो मिलेगा आपको डी फाई इज इक्वल टू ई के स्थान पे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, डी फाई ई है, डी फाई ई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, अपान आर स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है आपका, ये घन कोण है ना, पढ़ा था डी ओमेगा बराबर इतना, तो यहाँ पे पुट कर देना आपको डी फाई इज इक्वल टू 1 अपान डी फाई ई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू डी ओमेगा। ठीक है, क्यू इनटू डी ओमेगा, और इधर का डी हटाएंगे तो उधर इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो आपको मिलेगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा। ठीक है, अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक है, क्यू आवेश की मात्रा, ये सारी चीजें नियत है, इनका समाकलन नहीं करना है, तो फाई इज इक्वल टू इनको बाहर निकाल लेते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अच्छा इंटीग्रेशन डी ओमेगा क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा मतलब संपूर्ण घनकोण, संपूर्ण घनकोण कितना होता है 4 पाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, और ओमेगा कितना है, संपूर्ण घनकोण कितना होता है 4 पाई, तो गुणे क्या कर दो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आया क्या आपका फाई ई इज इक्वल टू ऊपर क्यू नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ये है गॉस के प्रमेय की उपपत्ति। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोगों को गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ना है 2-3। ठीक है, तो उसको हम लोग, वैसे होते तो 6 है टोटल, तो जो अपने सिलेबस में है उसको ही पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी से बाय बाय, और चैनल को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।